कल का जो लेक्चर था उसमें जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ थी वो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के साथ. तो आई जस्ट वंडरिंग इफ़ यू गाइस हैव अंडरस्टैंडिंग कि डेटाबेस होता क्या है. एंड देन आई डिस्कस माई एसक्यूएल डेटाबेस, जिसको कल मैं एक डेमो के अंदर उसको डेटाबेस को लॉन्च किया था. सो आई विल गो बैक टू माई ओरिजिनल ड्राइंग. इसमें जो लैंड मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कहा था, ये लैंड है, लैंड के अंदर आपका सेक्टर है, सेक्टर के अंदर आपका घर है. तो कल हमने क्या किया था, हमने एक एक्चुअली जो लैंड थी हमारे पास वो थी MSQL डेटाबेस. उस डेटाबेस के अंदर हमने ये सेक्टर बनाया था माई RDS. आज हम क्या करने हैं, उसके अंदर एक स्कीमा बनाना है. स्कीमा जो यानी कि ये आपका प्लॉट है जिसके ऊपर आपने घर बनाना है, दैट्स इज स्कीमा. और इस स्कीमा के ऊपर के अंदर हमने एक टेबल बनाना है. तो स्कीमा इज़ योर प्लॉट एंड द टेबल इज़ योर हाउस. तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम आज जिसको मैं हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा डेमो. कल का ये पार्ट वी आर डन यस्टरडे. आज मुझे स्कीमा बनाना है और टेबल बनाना है. तो कल हम ये देख रहे थे कि इसकी जो इंटरेक्शन है डेटाबेस के साथ वो कैसे करते हैं. कल हमने सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट किया था. So let's get started. आज आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे इतने इंस्पिरेशनल कोट्स नजर आ रहे हैं. कोटेशन. ओह यस. कल मैं एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला इस वीक. तो कल जब मैं वापस आया हॉस्पिटल से तो आई फाउंड सम टाइम. कोई बुक्स है वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ, कभी कोई इस तरह की चीज़ें नेट पे जाके पढ़ता हूँ. तो दीज आर द सम गुड वर्ड्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं पिक कर लेता हूँ. सो अस्सलाम अकॉर्डिंग. वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कौन? सर कैसे हैं सर? डॉक्टर ने क्या कहा? आई वाज जस्ट क्यूरियस. कल टेस्ट था, टेस्ट हो गया. अभी उसकी रिपोर्ट जो है मेरी फैमिली डॉक्टर के पास जाएगी तो फिर वो बताएगी मुझे. लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल. दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट. या इंशाल्लाह. तो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, दिस इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड यस्टरडे, द ब्लैक पार्ट. दिस इज़ माई RDS. अब इसके अंदर ये तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके अंदर हमें डाटा कैसे एंटर करना है. इसके अंदर हमें ये सबसे पहले अपना स्कीमा बनाना पड़ेगा. मैंने स्कीमा का नाम रखा है क्लाउड क्लास 2020 और जो मेरा टेबल है उसका नाम रखा है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स में मैंने कुछ नाम रैंडमली पिक करके आपको डेमो दिखाने के लिए इसमें मैंने ये किया. तो लेट्स सी कि जब ये डेटाबेस क्रिएट हो गया क्लाउड के अंदर, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा. उसके लिए डिफरेंट क्लाइंट टूल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से एक क्लाइंट टूल ये है, इसको हम कहते हैं SQL वर्कबेंच. इस वर्कबेंच से हम कम्युनिकेट करते हैं इस डेटाबेस के साथ. कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हम इसके साथ पहले कनेक्शन करते हैं. इसके साथ हम यहाँ से जाके वी से आई वांट टू कनेक्ट टू दिस डेटा और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दूंगा. उसके बाद मुझे ये जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है उसका मैं एंड पॉइंट, दिस इज़ द डोमेन नेम, उसका जो डोमेन है DNS नेम है, ये कॉपी करूँगा इसके अंदर और यहाँ पे मैं उसका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा. इस वक्त मैं अपने लैपटॉप से ये कनेक्शन कर रहा हूँ क्लाउड के अंदर पड़े हुए इस
डेटाबेस को अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग. सो वंस वी हैव अ कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, तो फिर मैं उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है. तो ये मेरा कनेक्शन हो, इसके साथ मैंने किया है. अब ये अकेला ये टूल नहीं है, यहाँ पे मुझे कमांड्स लिखनी पड़ेंगी. लेकिन जैसे कि कुछ लोगों की बैकग्राउंड नहीं है कमांड्स लिखने की या प्रोग्रामिंग की, तो उसके लिए और बहुत सारे टूल हैं. वहाँ पे जाके सिर्फ आप यूज़र इंटरफेस है, आप जाके क्लिक करेंगे क्रिएट टेबल, तो आप टेबल का नाम देंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा. आप कहेंगे कि क्रिएट स्कीमा, तो वो स्कीमा क्रिएट हो जाएगा. तो फॉर नॉन टेक्निकल पीपल हु डजंट हैव एनी coding or programming skill set, they can use the user interface which is graphical interface. वहाँ से drag and drop भी हैं, बहुत सारे different tools हैं. So I just picked this one of because I have been using a lot. तो ये मैंने एक इस्तेमाल किया. अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो होती है डेटाबेस के साथ बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जैसे हम आपस में बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये कमांड है, मैंने कहा है कि क्रिएट डेटाबेस, उसका नाम ये है. बस इतनी मैंने बात की है. और इतना करने के बाद मैं इसको जब रन करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस. तो नीचे मेरे मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस जो है ना, ये देखें क्रिएट डेटाबेस, ये मेरा इफेक्टिवली हो गया. अब मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई ये हो गया है, तो उसके लिए एक कमांड है शो डेटाबेस. जैसे हम आपस में बात करें, शो मी दैट, शो मी, ठीक है. तो ये देखें, अब ये मुझे दिखा रहा है, ये कह रहा है कि मेरा डेटाबेस जो है वो क्लाउड क्लास 2020 शुरू क्रिएट हो गया. तो ये वाला मैंने, ये पार्ट ग्रीन पार्ट मैंने कर लिया. अब मैंने टेबल क्रिएट करना है इसके अंदर. अगेन एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट, दिस इज़ नॉट योर जॉब. वो जो डेटा स्पेशलिस्ट होगा वो ये काम करेगा. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्क्स. अब ये मैंने इसको कमांड की, मैंने कहा शो में दिस. अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है. तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर रखा हुई है कमांड्स, ताकि मुझे टाइप करने में, शायद टाइप करता हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ गलती करता हूँ. तो अब मैं कह रहा हूँ इसको डेटाबेस को कि यूज़ दिस स्कीमा, क्लाउड क्लास को यूज़ करो और इसके अंदर तुम ना एक टेबल क्रिएट करो. तो अभी मैं सिर्फ कह रहा हूँ यूज़ दिस, और उसके बाद मैं इसे कह रहा हूँ कि क्रिएट टेबल जिसका नाम स्टूडेंट्स है, और उसके अंदर ये वैल्यूज़ होंगी, ये कॉलम होंगे. सो आई एम गिविंग दिस कमांड्स हियर. इस कमांड के अंदर मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट का टेबल बनाओ और उसके अंदर ये कॉलम बनाओ. कौन से कॉलम? ये वाले. स्टूडेंट आईडी इज़ वन कॉलम, स्टूडेंट नेम इज़ अ कॉलम, और कंट्री इज़ अ कॉलम. ठीक है. तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट के अंदर सारे नंबर्स के डेटा होंगे, स्टूडेंट नंबर 101, 102, 103, डेटा टाइप जो होगा वो नंबर्स में होगा. यहाँ पे जो होगा स्टूडेंट नेम, ये स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा होगा. द टाइप ऑफ द डेटा इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग और करेक्टर्स. इसी तरह कंट्री का भी जो है ना वो स्ट्रिंग और करेक्टर्स होगा. ये चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की है अपनी इस कमांड के अंदर. मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जो INT मीन इंटीजर और नंबर सेम थिंग. और नॉट नल का मतलब है कि ये जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यू चाहिए मुझे, ये खाली नहीं छोड़ना, हर कीमत में मुझे ये वैल्यू चाहिए. इसी तरह स्टूडेंट नेम, वारचार का मतलब है वेरिएबल करेक्टर्स. तो वेरिएबल करेक्टर्स जो है मैं कहता हूँ 20 तक जा सकते हैं. और नॉट नल का मतलब अगेन कि ये एम्प्टी नहीं रह सकती, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. इसी तरह कंट्री के लिए. तो इसमें कह रहा हूँ कि जो हर डेटा की जो यूनिक वैल्यू है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर दो फाहद भी हो सकते हैं, राइट. तीन चार नशीन नाम के लोग भी हो सकते हैं. लेकिन हाउ वी गोइंग टू डिफरेंशिएट कि कौन सी नशीन या कौन से फाहद या कौन सी अली की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसका जो यूनिक चीज़ है, यूनिकनेस है, वो ये है स्टूडेंट आईडी.
Student 101 is going to be unique Ali. Agar I have a student 102, again name is Ali, so it's going to differentiate by the unique ID. इस unique ID को हम कहते हैं primary key. Primary key. So the primary key जो मैं यहाँ पे define कर रहा हूँ, एक्चुअली primary key is going to be student ID. तो जब मैं इसको रन करूँगा तो इसको टेबल क्रिएट करना चाहिए. तो ये कह रहा है कि ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया. ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये टेबल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ. तो उसके लिए फिर एक कमांड है डिस्क्राइब टेबल, और मैंने टेबल का नाम रखा था स्टूडेंट. तो ये देखें मुझे स्टूडेंट का वो आ गया. ये मेरा स्टूडेंट्स का टेबल बन गया और इसके मतलब मुझे बता रहा है कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं. अब इस टेबल के अंदर अभी मैं सिर्फ टेबल देख सकता हूँ, उसके कॉलम्स देख सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसके अंदर डेटा डालूँगा. डेटा ये है इंसर्ट, कितनी सिंपल सी यानी कि लैंग्वेज है. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर इंसर्ट करो. और क्या इंसर्ट करो? ये वैल्यूज़ हैं. स्टूडेंट नंबर 102, 103, 104, 105 और उनके नाम और उनके कंट्री आगे लिखा हुआ है. सो लेट्स रन दिस कमांड. लेकिन अगेन ये ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ कि ये दिस इज़ द वन वे एक्चुअली डूइंग दिस. अब मैंने ये वैल्यू इसको दे दी, ये इंसर्ट करो इसको. जब मैं इसको रन करूँगा तो ये वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएंगी. अब मुझे देखना है, अब ये एक्चुअली ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि जब आप किसी भी जगह पे जाते हो, बैंक में जाते हो या किसी शॉपिंग करते हो किसी स्टोर के अंदर, तो वो जो आपसे इंफॉर्मेशन उसमें एंटर होती है वो ऐसे इंसर्ट होती हैं. लेकिन इंसर्ट का मतलब ये नहीं कि वो कमांड से नहीं कर रहा होता, वो مثلا स्कैन कर सकता है. स्कैन का भी बिहाइंड द सीन, स्कैन इज़ द इंटरफेस. स्कैन इज़ गोइंग टू कैप्चर द डेटा. आप जब अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो डाटा कैप्चर होता है. सो जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ ये उस वक्त मशीन कर रही होती है, वो उसका आपका इंसर्ट कर रही होती है डेटा. उसके टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट किया होता है, डेटा बना होता है, उसको ट्रांजैक्शनल डेटा कहते हैं. ट्रांजैक्शन डेटा बना होता है, उसके अंदर कॉलम बने होते हैं. द मोमेंट यू स्वाइप द कार्ड इज़ गोइंग टू इंसर्ट द ट्रांजैक्शन. तो इस तरह से वो इंसर्ट होती हैं. अब मुझे देखना है कि ये जो मेरी टेबल के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स हैं. तो उसके लिए कमांड है, अब मैं बड़ी सिंपल सी कमांड सेलेक्ट, और इसके बाद मैं लगाऊंगा स्टार. स्टार का मतलब है एवरीथिंग. सेलेक्ट एवरीथिंग कहाँ से? फ्रॉम, और मैं टेबल का नाम बताऊंगा स्टूडेंट्स. कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, चलो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. See, so now it's showing me all the record I just entered. It's showing me student ID, student name and the country. सो आपको ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक थोड़ी सी पिक्चर बन जाए आपके माइंड के अंदर कि दुनिया में जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे किसी भी लेवल पे जाके किसी भी तरीके से करते हो, आप परचेज़ करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप गैस खरीदते हो, किसी ग्रॉसरी स्टोर पे ग्रॉसरी लेते हो, इस तरह से ट्रांजैक्शन एंटर होती हैं डेटाबेस के अंदर. अब ये डाटा जो इसके अंदर आ गया है, अगर ये डाटा इकट्ठा होता रहे यानी कि 5 साल तक, 10 साल तक, देन आई कैन यूज़ दैट डाटा टू क्रिएट द बिजनेस इंटेलिजेंस ऑन टॉप ऑफ दैट. So this was just the demo, how the data is inserted, how the data is created, how the tables are created, how the schema is created. So any question?
और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, मे बी एज आई मेंशन यस्टरडे, देयर आर दी यू कैन बिल्ड योर स्किल ऑन टॉप ऑफ दैट। आप इसमें एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। यू कैन लर्न दी डेटा, कोई भी स्ट्रीम आपने यूज़ करनी है, यू वांट गो फॉर द वीपीसी स्पेशलाइजेशन और यू कैन गो फॉर द डेटाबेस स्पेशलाइजेशन। तो ये एक मैंने आपको एक पिक्चर सी दिखाई है कि डेटाबेस होता क्या है, डाटा बनता कैसे है, डाटा में रिकॉर्ड कैसे एंटर होता है, और दुनिया में इस वक्त कौन से टूल्स, आपको एग्जांपल्स दी है क्रेडिट कार्ड की, और इस तरह स्कैनर्स हैं इस तरह से। और इस तरह आपका देखें, आप जब कैमरे लगे हुए हैं घरों घरों में, सीसीटीवी कैमरास, दे आर आल्सो कैप्चरिंग द डाटा। So those kind of data is like movie or video kind of MP3, MP4 kind of data. So they are actually collecting that data, dumping somewhere, and then creating the analysis on those videos as well. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कनीसिस। कनीसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीमिंग डाटा क्या होता है। डाटा स्ट्रीमिंग, जो आप पिक्चर्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो आप वीडियोस देखते हो, दीज आर द स्ट्रीमिंग डाटा। इस डाटा के लिए कौन से टूल्स हैं अमेज़ॉन के अंदर। सो दिस वाज द डेमो ऑन दैट। On SQL database, the next topic is the backup. जब भी आप डाटा, जैसा अभी हमने डाटा आपको दिखाया है, तो आई डोंट वांट टू लूज दिस डाटा बिकॉज दिस इज ट्रांजैक्शनल डाटा एंड फाइनली आई नीड अ कॉपी ऑफ दैट। सो व्हेन यू हैव अ डाटा which is business critical data, you must have a duplication of that database. You can have a copy of that data. तो उसके लिए ये टॉपिक है कि इस डाटा को आप बैकअप कैसे करना है। सो देयर इज कपल ऑफ ऑप्शंस। यू कैन ऑटोमेट द डाटा बैकअप्स। तो सिस्टम के अंदर आप ऑटोमेटिकली उसको कहते हैं कि यू कैन स्केड्यूल, एक्चुअली यू कैन स्केड्यूल कि अगर आपका स्टोर रात को 10 बजे बंद हो जाता है, तो यू कैन टेल द सिस्टम आफ्टर 10 o'clock, like for example at 11 o'clock start backing up the data। जो डाटा सारा दिन इकट्ठा होता रहा है, जो आपके प्रीमिसेस के ऊपर, जहाँ पे आपकी शॉप थी या स्टोर था, वहाँ पे आपका सर्वर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे डाटा जो है ना आपने सारा दिन कलेक्शन की है, उसकी कैप्चर की है, और रात को 11 बजे आपने स्केड्यूल कर दिया कि सारा डाटा जो है ना वो किसी और लोकेशन पे जाके उसका बैकअप हो जाए, वहाँ पे वो कॉपी हो जाए। अब क्लाउड के अंदर ये है कि क्लाउड के अंदर जो है कि अगर आपका डेटा पड़ा ही क्लाउड के अंदर हुआ है, ऑलरेडी आपकी ट्रांजैक्शन सीधा क्लाउड के अंदर जा रही हैं, तो क्लाउड के अंदर जो डेटा बैकअप है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस सिटिंग ऑन द सेम नेटवर्क। सो दो किस्म के दो तरीके हैं इसको बैकअप करने के। वन इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड बैकअप्स। तो ऑटोमेटेड बैकअप्स जो है कि वो अब आगे इसके अंदर भी ब्रांचेज हैं। यू कैन डू लाइक ए रियल टाइम बैकअप। जब ट्रांजैक्शन हो रही हैं, यू कैन से वन ट्रांजैक्शन आर हैपनिंग, यू कैन सिंक्रोनाइज योर डाटा एट द सेम टाइम। वंस द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, डाटा गोइंग टू बैकअप ऑन द अदर सिस्टम। तो दूसरा ये है कि स्नैपशॉट वी लर्न इन द EC2 इंस्टेंस। तो यू कैन टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द डाटा, you can make a picture of your data at point in time. So backup allow you to recover your database to any point in time. What is point in time? For example कि 11 बजे मेरा सिस्टम डाउन हो गया, ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ना that's the point in time 11 o'clock in the morning I lost my data, I lost some connections. So what I can do, because it was being backed up yesterday, मेरा डेटा सारा मैंने रात को 11 बजे यहाँ पे लोड कर दिया था, आज 11 बजे मेरा डाटा जो है वो यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन अगर मैंने ऑटोमेटेड बैकअप शुरू किया है या सिंक्रोनाइज बैकअप है, तो जब मैं इसको रिकवर करूँगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप है, तो वो मुझे बैकअप मिल जाएगा अप टू द टाइम इट वाज फेल्ड। जहाँ जिस टाइम तक मुझे ये अवेलेबल था और जहाँ ये फेल हुआ वहाँ तक का मुझे डाटा वापस मिल जाएगा। आई डिड नॉट लूज एनीथिंग। Then we have what is when you do when you do a recovery, AWS will first choose the most recent daily backup and then apply the transaction logs. So क्या होता है कि जब आपका डाटा बैकअप कर रहे होते हो, तो ट्रांजैक्शन जितनी भी आपको मैंने क्लाउड में पढ़ाया था, उसमें क्लाउड वॉच के अंदर, कि वहाँ पे आप एक लॉग भी बनती है आपकी कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई,
कितने बजे हुई और किस लोकेशन पे हुई. You are actually getting that kind of information as well. That's called the log. So you have a log data and you have actual data, the copy of the actual data. तो ये क्या करेगा, जब बैकअप करेगा तो एक्चुअल डेटा और लॉग्स को रिकनसाइल करेगा कि ये मेरे पास लॉग है, लॉग के मुताबिक 10:15 और 33 सेकंड तक जो डेटा कलेक्शन हुई थी वो डेटा जाके वहाँ से उठा के लाएगा जहाँ पे उसकी कॉपी पड़ी हुई है. तो इसको कहते हैं पॉइंट इन टाइम बैकअप रिकवरी एंड विद द ट्रांजैक्शन लॉग. और ये इसका डाउन टाइम जो है ना वो सेकंड है, यानी कि ये जैसे मैंने कहा कि 10:13 तक का डेटा जो है वो आपको वापस मिलेगा. और इसमें रिटेंशन टाइम ये होता है कि आप यू डिफाइंड कि हाउ लॉन्ग यू वांट टू रिटेन द डेटा इन दी बैकअप. क्योंकि बैकअप करने के बाद अगली स्टेज आपको पता क्या है कि आप अपना डेटा जो है वो दूसरे टीयर में ले जाते हो, फिलहाल ग्लेशियर्स में ले जाते हो या फिर उसके S3 के अंदर. तो सारे डेटा बेसिस जो हैं, जितना भी डाटा है वो सारा बैकअप होता है पहले दूसरी लोकेशन पे और फिर वहाँ से आप ट्रांसफ़र करते हो उसको S3 के अंदर. तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म दे हैव डिफाइंड टू मेक इट डेटा अवेलेबल टू यू. ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ये सारी चीज़ें इसी तरह ओवरकम करेंगी कि अगर आपको डेटा more than one location you have a copy of that data. The second, from that copy for you can keep for 35 days, and after 35 days you're going to move the entire data to the S3 bucket. So backups is are taken within defined window. As I mentioned कि अगर आप का स्टोर 10 बजे बंद होता है तो यू कैन स्टार्ट योर बैकअप एट 11 o'clock बिकॉज नो ट्रांजेक्शंस हैपनिंग एंड देयर इज नो लोड ऑन द सिस्टम. Second way is doing the backup is you can take a snapshot. You can take manually. For example, अगर आपको लगे कि आज आपको मेंटेनेंस करनी है, यू हैव टू डू सम पैचिंग ऑन योर सिस्टम. तो आप क्या करते हो कि बिफोर शटिंग यू शट डाउन योर सिस्टम एंड देन यू टेक अ पिक्चर एंड दैट पिक्चर गोइंग टू स्टे विद यू इवन दो इफ़ यू लॉस ऑल द डेटा. फॉर एग्जांपल आपने स्नैपशॉट ली, उसके बाद आपका सारा डेटा ज़ाया हो गया, समझे कि आपकी हार्ड डिस्क जो है ना वो करप्ट हो गई है, लेकिन यू कैन रिकवर दैट डेटा बिकॉज यू हैव ए स्नैपशॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद का जो डाटा जिसकी आपने स्नैपशॉट नहीं, यू माइट गोइंग टू लूज दैट डाटा बिकॉज यू हैव नॉट टेकन ए स्नैपशॉट, नीदर यू हैव डन ऑटोमेटिक बैकअप. लेकिन इसीलिए जितनी भी कंपनीज हैं जो डेटा को मैनेज करती हैं, दे ऑलवेज हैव ए मोर देन वन बैकअप. वी विल लर्न इन द कमिंग स्लाइड्स के कितने लेवल तक आप बैकअप पे जा सकते हो, हाउ मेनी बैकअप्स यू कैन हैव. So there are two way, automatic backup and snapshot backup. So sometimes you are in a situation where you have to do the restore. So you lost the data but you want to restore from the last point in time data. You have copy of that data in another location. So जब दूसरे लोकेशन से आप डेटा क्रिएट करते हो, रिस्टोर करते हो, so it is going to create a new machine for you. It's not going to restore to the original machine. Then you have to have another machine. So like you see under this, this is the DNS original, this is DNS restored. If I am going to restore the data, so I'm going to launch a new database, on the new machine. So data also can be encrypted. There's a two way of encryption the data on flight, or data at client side, data at server side. But here, because you are after the backup, if you have already done the backup on the other server, on other machine, then you can
apply encryption on that, so nobody can actually have access unless they have encryption key. So the high sensitive data like credit cards data is very high sensitive from the customer point of view, so they can actually encrypt the data. आपने किसी की personal information है. Also you want to mention here, anybody knows what is the master data? Have you ever heard the term master data? So what is the master data? Master data is a very critical kind of data. It's a very personal information about a person. So data which cannot be changed very often. For example, आपका नाम ये मास्टर डेटा है, आपके फादर का नाम मास्टर डेटा, आपका डेट ऑफ बर्थ दैट्स द मास्टर डेटा. So master data cannot be changed or it cannot be changed very often. Yeah, you can change your first name. आज कई बच्चे बड़े हो गए कहते हैं मुझे अपना नाम पसंद नहीं है तो I want to change my name. They can do it, but they cannot change their father name, right? And they cannot change their date of birth. लेकिन पाकिस्तान में सारा कुछ मुमकिन है. वहाँ जितने मर्जी फेक डॉक्यूमेंट बना लें आप. So that kind of data is a master data. So credit card company and the bank, they always have their master data. This is a totally different field called master data management, which is highly critical and very extremely important data for any point of view, from the customer perspective, from the company perspective, from individual perspective. These are very important and critical data. हमेशा जब भी आप देखते हैं कि जब भी कोई हैकिंग होती है तो वो आपके पर्सनल मास्टर डेटा के पीछे जाते हैं, क्योंकि मास्टर डेटा के साथ बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिंक्ड होती हैं. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चल जाए, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जैसे है, यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हमें कोई ये बंदा कहता है हमारे साथ शेयर करो, तो वी आर ऑलवेज हेजिटेंट टू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. वी वांट टू मेक श्योर कि इसका इस्तेमाल क्या होगा. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड मास्टर डेटा. रिमेंबर दिस गोइंग टू हेल्प यू in the future. So to encrypt the data, there is a way of there's a logical algorithm. Actually they use the algorithm to encrypt the data, special kind of complex algorithm जो कि decrypt करने के लिए you need two kind of keys, public key and secret key. You can actually customize those keys for from your side, or you can use the AWS KMS system. KMS is a key management system which actually help you maintain your encryption key into that database. So ये key management system क्या है? ये एक different kind of database है. इसके अंदर आप अपनी सारी की स्टोर कर सकते हो, which is going to be very important again, just like a master data. क्योंकि अगर किसको वो की मिल जाए तो they can have access to your database which is encrypted on rest. तो this is very, और इसके लिए जो एक पूरा कोर्स है उसको कहते हैं AWS सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट. तो पूरी ये सारी डिटेल्स अगर आप किसी ने लर्न करनी है, व्हाट इज़ इंक्रिप्शन, हाउ द की मैनेजमेंट वर्क एंड व्हाट टाइप ऑफ इंक्रिप्शंस आर अवेलेबल, तो उसके लिए फिर वो पूरा एक कोर्स है इसके ऊपर. From the solution architect perspective, you should understand what is encryptions are and what is encryption at rest and what is encryption on client side. That's it. So in this scenario, I have this multi-zoned application I'm going to explain here. So you have a 3 server behind the load balancer. And here we have 2 availability zone A and B. So in the first scenario, the read and write operation are being done on this availability zone A. This RDS is handling both kind of transactions, read and write. But at the same time,
this data is making a copy of whatever transactions are happening here to another server in other availability zone. So if something goes wrong with this one, so then all the EC2 instances start automatically, it's going to auto failover, automatically going to connect the system, going to redirect their traffic to the new RDS in the new availability zone. So this is called replication. So because when this guy is capturing the data, is seamlessly making a copy on other system in a different availability zone. Once it's failed, it's automatically redirecting the traffic. This is the high level of replication. So why they do this replication is important from if something goes wrong, if you have a disaster recovery, disasters like, always we have a tornado. This is picture of tornado. Tornado and like a flood or earthquake, something can happen, any disaster can happen. So in that case, if one city is get affected, so maybe the other city where you have a copy of your database is not affected. That's why they have this replication in a different availability zone. So this is for your reading, but the high level is that's the reason you have a multi-zone replication. So in these 5 technology or engines, rational database engines, they are offering multi-zone replication. So they are eligible for that. So let's talk about read replica and what is it? It is again same scenario. I have a 3 server behind the load balancer, and one of the server here which is capturing the data is called primary database, and then I have 2 other database which has an exact copy of this database, but the read and write operation are happening on this primary. And even though they are making a copy of these, because they are making copy of the database for the backup purposes. But in the case, if you see, because this primary data is receiving 2 kind of operation, read and write, so it maybe have a bottleneck at what point. When the bottleneck happen or throttle happen, so maybe your system goes down, or maybe the people are not getting the answer at the speed they were expecting. So in that case, since we have exact copy of this data, so they're going to do this. They're going to have all the write operation will be performed on the primary database, and the read operation will be performed on the backup one. So this is called read replica. So you have a replication of the system and all the read operation. This is read only data. You cannot write anything into this database. So the people who are accessing for the read purposes to read the blog, they are going to be directed to this one. And then you can, once you have this kind of architecture, then you can have a replica of replica. You can have a copy of the copy, and then you can extend as much as you can. I think it's up to 15 replicas you can have. That 15 replica for Aurora, not for the, and for the MySQL you can have 5, and we're going to talk about the Aurora is in another rational database. For that you can have 15 replicas. So read replicas allow you to have a read-only copy of your production database. The primary is like a production database. This is achieved by using the synchronous replication from the primary RDS instance to the read replica. A synchronous replication mean कि जब इसके ऊपर transaction complete हो जाती है, once the transaction is completed on this primary, and then it's going to replicate to the others node. Remember yesterday I told you we can call this node as well.
The reason I'm using this word node is because in the coming slide I will be talking about the nodes as well. So these are the nodes, or the EC2 instance, or the server, whatever name you want to call them. So these are the nodes. When you look at the graphical diagram, you always have the leader, and then they have nodes underneath. So that's why they use this terminology. So master and slave, sometimes they call them slave as well. So any terminology, you can understand what exactly master and primary mean, and then you have a replication 1, 2, 3, or you can say node 1, 2, 3, something like that. So when you have read heavy operation, when you like a lot of people are hitting your website for the reading purpose, not for entering the data, then the read replica is the best option. So read replica only available on these 4 engines: MySQL, Amazon Aurora, Postgres is. Remember I said yesterday, these are all relational database engines. So right up till now, we are only discussing relational database. I have not touched the non-rational or unstructured database. That's going to be a next topic. So far we are talking about rational, RDS. So these are the things for the exam purposes, used for scaling, not for disaster recovery, right? So read replica is not for the disaster recovery. That means you can have a read replica in the same availability zone. Maybe one is a primary, you can have more than 2 or 3 read replica in the same availability zone, because this is actually performance, about the performance of the read, not for the disaster recovery. If you want a disaster recovery, then you must have your replica in a different availability zone. So you can have up to 5 replica copies of any database. That was I mentioned earlier. You can have read replica of read replicas. Read replicas can be promoted to be their own database. This breaks the replication. So I will show you in a demo how I'm going to promote the, I'm going to create the read replica, and then I'm going to promote it to the independent database. So you start with this. This is your master. Then you have a 1, 2, 3, your read replica. You can pick any one of this and make its independent database. Then you can create a more read replica underneath that. So I'll show you in a demo as well. So each replica will have its own DNS endpoint. You can have read replica that have multi-zone. You can create read replica of multi-zone source databases. So you can have, as I said, you can promote it and make it a source as well. You can have a read replica in a second region. It's not only second availability zone, even you can create, if I want to, for example, I have my website running in Canada. So I see a lot of people are hitting from London. So I can create a read replica in London region as well. So all the traffic from the London can go to that for reading purpose, not for the writing, just for reading. So it's very simple exercise. If I go back here to RDS, this is my things. So I select my database. I'm going to the action, and I can take a snapshot, right? Then I can go there and I can do this modify. When I create something like this, like read replica or the server, is always take a time. So let me go back. Okay, so see create read replica. The reason I am not, because it's not giving me, because it's not a multi-zone. So in order to create a read replica, you have to turn it has to be a multi-zone.
It's not a multi-zone, that's why. But I just want to show you, there's option to create a read replica, and you also can take a snapshot. So the next topic is Amazon Aurora. Aurora is another read rational database solution. The difference between MySQL and the Aurora is this: Aurora is designed by the Amazon itself. This is in-house development. It's an in-house database. They created this database only for the cloud purposes. The MySQL and MariaDB and all those kind of databases, they were not originally designed for the cloud, but this is specifically designed for the cloud purposes. So this is the first difference between MySQL and this one. And Amazon Aurora database, as I said, built for the cloud, and it is 5 times faster than other relational databases, MySQL, Postgres, and the MariaDB. So 5 times faster. Think about that. So it also provides the security, availability, and reliability of the databases. And the cost-wise, it is 1/10 the cost of the traditional databases. For example, if the MySQL and Postgres are charging you 100, it's going to be 1/10 of 100. And the most importantly, this is designed for the cloud, and that's why they have this technology behind to make it faster and made it cheaper as well, because this is their own brand. So AWS is very smart. They're going to give you a product, and they say this is their product, so that people start buying that, and also they're giving you a reasonable price, even though they're offering other services from their platform, but they are selling their product as well. So what is this? It is designed as a distributed, fault-tolerant, and self-healing storage system. What self-healing storage system? If your storage system goes down, it is going to create. Remember, we saw that in auto scaling. So if the one system goes down, it's automatically going to create another one for you. That's called self-healing, and it's going to scale up to 128 terabyte per instance. That's the maximum they can go. 128 terabytes is huge. And also another thing is it's a very highly performance, because it's offering up to 15 replicas. You can have in the MySQL you have 5. Here you can have up to 15 replicas, and also they have a tendency to offer you low latencies. So all the replica you're going to create in this one is going to offer you a low latency comparatively. I think it's in milliseconds. So think about that's why they call it 5 times faster. Also, like other relational database, this has a point in time recovery, continuous backing to the Amazon S3. So what is happening in this scenario? They continuously backing your data to Amazon S3, even though this is a production data. They are doing the transaction, and once the transaction complete, all the transaction is copied to the S3. And also you can have a replication across the availability zone. So across availability zone is more than one availability zone. So they are offering actually the highest availability, like 99.99%. So these kind of things you will be asked in the exam. They're going to ask which of the following is offering 99.99% availability, and they are going to give you a different name, like a MariaDB. They're going to give you like a Postgres and those kind of things. So remember that Aurora is the one which Amazon is offering 99.99. So another thing is it makes 6 copies of your data. When you create the Aurora data, they will by default they're going to create 6 copies of your data, and 2 copy
in each availability zone. So that means you need a 3 availability zone to make a copy of 6 database. It's going to make a exact copy of that. So see, that's the reason they're offering you 99.99, because by default, if two of one availability zone goes down, so you are losing 2 copies. Still you have 4 copies to restore your data. So here is if there's a failure, it's going to take in 30 seconds you will have your data back from other location. That's why because they have 6 copies, obviously they can restore the data. So also offer your encryption at rest. So this is one of the other feature Aurora is offering. So see, the SSL people who are maybe buying online, they understand what is secure socket layer. This is a secure way of doing the transaction of which your databases. So these are the things I will give you as an assignment to read. This is more information, how many CPU they have, how many GB of memory you can have per instance, and also it's going to be attached with the CloudWatch. You can create alerts, you can create alarms in a CloudWatch. So these kind of service can be integrated into Aurora. Yeah, it's a scaling up and scaling down. Aurora offer 2 types of Aurora replicas. We already mentioned is going to be like a 15, and MySQL is offering 5. This is the difference they are showing here. So in this table is showing the difference. See, they're trying to sell this Aurora. So they're showing in table the difference between these 2 technology. So automatic failover they are offering, but the SQL is not, right? So number of replica 15 and they're 5. So performance is impact on primary low, here is a high. So these kind of difference. So you should now actually learn this table for the exam purposes. They may going to confuse you with this. They say MySQL can have up to 15, which is not. So these kind of things, this kind of information you should have for the exam. So backup with Aurora is again automatic, and you can also take the snapshot, same thing. So we are done with the rational database. Now we have this DynamoDB. I know today was like a more theoretical lecture. Maybe you start getting bored. I give you like 3 to 4 minutes break, and then we're gonna start this topic.
ओके तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, आपको एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट ये आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है, नंबर 2 रैशनल डेटाबेस क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या है और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, इसमें डिफरेंशिएट जो ना आपको करना आना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि जो RDS है, रैशनल डेटाबेस सर्विसेज है, इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, लाइक जो SQL है, ओरेकल है और अमेजोन का अपनी प्रोडक्ट है अरोरा है। यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज। उसके अलावा ये जो भी हम इतने पढ़े हैं फीचर्स मैंने दिखाए हैं आपको, यू कैन एक्चुअली लर्न दोज फीचर। जब मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, जस्ट गो थ्रू दो स्लाइड्स तो आपको पता चलेगा कि रीड रेप्लिका क्या है, मल्टी जोन क्या है। बस इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। You don't need to actually go into detail because those kind of details is for the if you want to become a database specialist. तो इसलिए मैं वैसे कोई भी आपको टॉपिक दे रहा हूँ, मैं काफ़ी डीप जाता हूँ उसमें। लेकिन मुझे साथ साथ ये भी डर होता है कि पता नहीं आप लोग कहेंगे कि हमारे लिए टू मच है। लेकिन टू मच तो इस लिहाज से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ उस वक्त तक मुश्किल लगती है जब तक आपको उसको जो उसके बेसिक्स हैं वो अगर आपको समझ ना आए। तो अगर बेसिक आपको समझ आ गया तो फिर बाकी तो फीचर्स हैं, किसी चीज़ के भी फीचर आप याद कर लें, पढ़ लें, असल चीज़ है कॉन्सेप्ट। So let's talk about DynamoDB. DynamoDB is not a relational database. It's an unstructured database. So here's a picture of structured and unstructured. I just take your time, just look into this. तो ये कल मैं बात कर रहा था कि ऐसा डाटा जो आप रो और कॉलम्स में नहीं देख सकते। एंड देन हियर्स एन एग्जांपल, images, audio, video, word processing files, emails, spreadsheet. Nowadays you have seen in some database they have PDF files. So estimated 80% of data जो इस वक्त Gartner की रिपोर्ट, Gartner is a company which actually do kind of survey in the different enterprises, और बड़ी जो 500 फॉर्चून कंपनी है उनके जाके उनके ट्रेंड देखती है, उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट देखती है, कौन सा टूल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की सर्वे करते हैं। तो उनके मुताबिक 80% ऑफ द एंटरप्राइज डाटा इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सो वे बैक लाइक इन बिफोर 2000 before 2000 the data was, people even never heard the word the unstructured data. Everything was a rational data. Relational data was like this one on the left hand side. So now current situation is this: the estimated data is this relational data is 20% and the rest of the data is 80%. So there are a lot of jobs in this area, unstructured data. So this is an example of unstructured data. This is called a people table. So in this table, look at the first entry items. So you have a person ID 101, exactly same what I did in the SQL. Person ID 101 and the last name and the first name and the phone number. This is the same, again it's a people table. In the next item, so it's a person ID, and then with this information there's no phone number here, but they have address. So in the third one they have a first name, address and the favorite color. So this is not a consistent data, right? This is
in one collection they have something else, and second collection something different, and then the third one. So in DynamoDB, tables, items, and attributes are the core component. So these are the core component. What is the core? These items and attributes are. So each item in the table has a unique identifier. So this person ID is a unique identifier, 101, 102, 103. So the whole, this structure will be identified by 101. This is the whole structure, because the rest of the things are the attribute and items. So this is the unique ID. When I type in this unique ID 102, it's going to show me all the information about this person. So if I show 101, it will show me whatever I have in the database. It's not going to show me address because it's not there. So, but they're storing in the same system, same structures called DynamoDB. So some of the item has a nested attribute like address. So this is last name is item, and then you have attribute John's, then the first name Mary. This is the item, and the name and the value of these is Mary, and address they have a lot of things: a street, city, state, and zip code. So this is called nested. So this item is nested. This item has more attribute than anyone else. So DynamoDB supported nested attribute up to 32 levels. So see 1, 2, 3, 4 levels right here. So they can support up to 32 level. So this is the different way of storing the data in a different kind of structure, and that's the structure is called unstructured semi-structured data. So I'll show you in the coming slides what exactly that means. So it's a fast, flexible, no SQL database service for, I think it should be like AI applications that need a consistent single-digit millisecond latency at any scale. See the beauty of this. This is very, very fast millisecond of latency comparatively other जो पहले जितने भी आपको मैंने बताए हैं, रैशनल डेटाबेस हैज़ मोर लेटेंसी देन. उसकी क्या वजह भी बताते हैं कि क्या वजह. इट इज़ अ फुली मैनेज, ये जो AWS है इसको मैनेज करता है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आई विल शो यू इन अ डेमो. आप जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट यूजिंग इट. So it is a flexible data model and reliable performance make it a great fit for the mobile, web, gaming, and technical, what does that mean? Tech and IoT, Internet on Thing. So Internet of Thing could be anything, like a CCTV camera, like a windmill, like if you have a solar system running somewhere and you're collecting the data from the solar, how much energy has been created, how much, I don't know about Pakistan, but in Europe, if you have a solar system at your home, you can actually, the government is going to pay you because you are giving the power to the main line, to the government, to selling actually your energy. In the daytime, if you are not at home, you are not using that much energy, so this is going to go back to the main line, and this is how you get paid. So ये इसके स्टोरेज के लिए SSD का स्टोरेज है इसका, और इसको वो 3 जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट डेटा सेंटर के अंदर इसको स्प्रेड कर देते हैं. जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं इसके अंदर जाके, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इज गोइंग टू बी स्प्रेड आउट टू दी 3 डिफरेंट लोकेशंस. इसके अंदर इवेंचुअल कंसिस्टेंट रीड है. ये हम आपको पता है, हमने S3 में पढ़ा था इवेंचुअल रीड एंड स्ट्रांगली रीड. सो आई विल डिस्कस दैट इन कमिंग स्लाइड्स. So consistency across all copies of data is usually reached within a second. Repeating a read after a short time should return the updated data best read performance. Anyone who can explain to me what is consistent read is?
आपको आना चाहिए। नहीं पता? ओके, No, sir. लेट्स कंसिडर अ फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन लाइक फ्लिकर। आपको शायद को जानते हैं कि फ्लिकर एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो शेयरिंग करते हैं। सो विच स्टोर अ कॉपी ऑफ द फोटो इन, for example, node A, this one, and node B. When any user upload a new photo on the node A, it might get uploaded to node A immediately. Another user querying node, for example, I am trying to querying on node B, so I might not see that picture right away. So it may take a couple of seconds to propagate this picture to the other replication servers. So that's called eventually. It's going to little bit delay, not like a seconds, it's like a milliseconds. So eventually you will get the updated version of the picture. If you, when this is not being replicated and not being propagated, और अगर उस वक्त आप इसको रीच करते हो, you might going to get the stale data. पुराना डेटा अगर आपको हो सकता है मिले. So eventually it means that for now, if you access when it's being loaded, you might not get that. But eventually, if after a few seconds you go, you will see the updated version. अब ये इसका यूज़ क्या है? So the use of this is like, if when you post like a status message or on Facebook or tweet a message via Twitter, it might not be immediately visible to your friends, your people in your network, but eventually they will be able to see the status and update tweeted from you. So this is another example of the eventual consistent read. Strong read strongly consistent read return the result that reflect that all writes that received a successful response prior to the read. इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप अपलोड करते हैं कोई चीज़, तो एक्चुअली इट स्टॉप people accessing the system until the upload is completed. So in that case, you will only have access to the system, or you will only see the message when it's completely uploaded. तो eventual के अंदर ये है कि for example you have a document, उस document के 4 paragraphs हैं. So start uploading the document. It's uploaded paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, and when it was loading the number 4 paragraph, I try to reach the document. I will get up to the paragraph number 3. Because paragraph number 4 in the process of uploading, I am not going to see the paragraph number 4. But I will be able to see up to the paragraph number 3. In the strong consistent read, you will not see anything at all until the whole page is uploaded. So that's a difference. So basic of DynamoDB are as follows: stored on SSD, spread across 3 geographical distinct, eventual consistent and strong consistent. So this is the kind of concept you have to remember. So let me show you how these things are in action. आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे, ये टर्मिनोलॉजी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप करेंगे ना, यकीन माने ये बहुत आसान है. तो अभी देखें, अब मैं यहाँ आया हूँ, just create table. I give a name like a student already there. प्राइमरी की मैं कहता हूँ स्टूडेंट आईडी में, सेम थिंग आई एम गोइंग टू ऐड, मैंने ये किया था इसके ऊपर भी. So my student ID is asking me what kind of data is going to be.
तो मैं इसे कहता हूँ कि ये डेटा जो है ना मुझे नंबर्स में चाहिए, ठीक है। इफ़ आई वांट टू लाइक सॉर्टेड की या कि इसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ किसी और चीज़ को, आई कैन डू दिस। बस इतना मैंने किया। और वो जो मैं एसक्यूएल में दिखाया था आपको, मैंने कमांड्स लिखी, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट दिस, क्रिएट डू, राइट। लुक एट दिस हाउ सिंपल इट इज़। इट इज़ फुली मैनेज बाय दी AWS। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो रहा है। सी कितना टाइम लगा इसको। अब यहाँ पे see this kind of information, person ID, this I'm going to create here. So let's start with this. I say item, create item. तो ये पहले इसने मुझे दे दिया, मैं कहता हूँ 101 append, let's see string name, किसका नाम डालूं, अली, नंबर, एज, अली कितनी एज है तुम्हारी, 25 होगी। And I will say okay, could give it like a country. अली चला तो नहीं गया? सर यहाँ हूँ। हेलो। सॉरी अली, मेरा हेडफोन ऑफ था, मैंने इसे सुना नहीं। पाकिस्तान, राइट। सो ये मैंने देखे कितना आसानी से। इसी तरह एसक्यूएल के अंदर भी आपको ना इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको वो मेरी तरह कमांड नहीं लिखने पड़ेंगे। तो अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन वो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा था कि ये देखो किस तरह से लिखा हुआ है, आई विल शो यू, लुक एट दिस। इफ़ आई से टेक्स्ट इट्स गोना लुक्स लाइक दैट। इतना आसान है ये। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू सेव इट। दिस इज माय फर्स्ट आइटम। I'm going to create another item, so 102, and again I'm going to append string name. I honestly encourage you guys, go for this database specialization. It's not difficult at all. सिर्फ थोड़ा सा focus करें, interest there, you can learn a lot. So name is like what is Anmol. Anmol is also in Pakistan. Let's select different country. Okay, Anmol. So I say append string city Lahore. That's it. I'm not adding anything else. Then I will have other person. What the value was that? 102, 103. This value has to be unique. Then I'm going to add string name, locate Noshin, and country is going to be string again. UK. Save one more entry, 104. Is this right? Yeah. So name, Fahad, hobbies, so see
for all everyone I have different data. See, the 101 I have age, country is okay. Here I say there's no country for Anmol, just Lahore. And then I have a Nasheen from just country name, and Fahad I just have hobbies. So in the relational database you cannot do this. So if I want to do search on it, I would say filter, what is the attribute, age, and it is going to be number equal to what, 25. मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ जिसकी एज 25 है. सी, दिस इज़ हाउ आई कैन अप्लाई दिस लॉजिक ऑन दिस वन. तो गाइस, मैं आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगा कि डेटाबेस के पीछे पड़ जाओ, बिकॉज डेटा ही जो है ना वही फ्यूचर है. क्लाउड के बाद अगर किसी का इंटरेस्ट हो सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी का फ्यूचर है. अगर नेटवर्किंग में जाना है उसमें भी है. लेकिन जो होती है ना कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें किसी चीज़ को, कस्टमर किस चीज़ को अपने हाथ से नहीं जाने देगा. वो दो चीज़ें हैं इस वक्त. द फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, एक डाटा का और एक सिक्योरिटी का. नेटवर्किंग में मुझे ये है कि उसके अंदर ना ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा आ रही है. अभी चूँकि आप लोगों का नहीं है ये फील्ड, इसलिए आपको नहीं पता कि ये जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे थे अभी तक, मैंने VPC क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर, SQS कर, कभी हम SNS यूज़ कर रहे हैं, कभी हम क्लाउड वॉच यूज़ कर रहे हैं. डू यू थिंक इन द वर्किंग एनवायरनमेंट वी विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस? Not at all. Everything is on automation. सिस्टम कन्फिगरेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है. उसमें हम पढ़ेंगे क्लाउड फॉर्मेशन. क्लाउड फॉर्मेशन क्या है कि आपने जितना अभी तक सीखा है, जो मैंने आपको हैंड्स ऑन करके दिखाए हैं, वो सारा कुछ जो है वो जो सिस्टम करेगा आपके लिए. ऑल यू हैव टू डिफाइन द वैल्यूज़. आप कहेंगे जब मुझे 4 EC2 इंस्टेंस चाहिए, मुझे ऑटो स्केल चाहिए, मुझे लोड बैलेंसिंग चाहिए, मुझे SQS चाहिए, और मुझे जनाब अपना क्लाउड वॉच चाहिए. So you have to define in a one document, and you're going to run the document, and the document is going to tell you. बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो एक्चुअली. अगर आप उसमें जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट विल गो एंड डू लुक इनटू योर सिस्टम. तो वो आपको ये बताएगा कि इस वक्त हमारा सिस्टम इस तरह से रन कर रहा है, और आप कहेंगे दिस इज़ योर प्लान, दिस इज़ व्हाट योर डिज़ायर्ड, यू वांट टू बी लाइक दिस, तो दिस इज़ द गैप. तो देन ही विल गिव यू एक्सिक्यूशन प्लान. दिस इज़ ऑटोमेटिकली, it's not, you are not actually doing this. Automatically going to tell you this is the current situation, this is your desired situation, and this is the execution plan, and they will going to execute, the system going to execute. तो ऑटोमेशन में हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें बहुत ज़्यादा. जब आप हाथ से कुछ करते हैं, अभी मैं भी कोई चीज़ टाइप करता हूँ, कितनी दफ़ा हो सके मुझे गलती हो जाती है. लेकिन जब ऑटोमेशन में जाएंगे तो वहाँ की इस तरह की मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है. लेकिन जहाँ पर डाटा आ जाता है, डेटा एनालिटिक्स की बात आती है, इवन दो दे आर डूइंग लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट अगेन जो भी ऑटोमेशन हो रही है उसके बैक पे ऊपर डाटा ही है. डाटा से ही सारा कुछ उठा के लाते हैं, डाटा ही सारा कुछ कर रहा है. आपने मशीन लर्निंग करनी है, ऑटोमेशन करनी है, कुछ भी करना आपने, again it's go back to the fundamental. It's like you have to have a data in order to create the artificial intelligence on that. And data के अंदर आगे बहुत सारे फील्ड हैं, data analytics, data analyst, data engineer. So there are so many actually avenues, you can take any one of them. तो ये मुझे आपको एक डेमो दिखाना था, DynamoDB कितना आसान और कैसे काम करता है. तो इसी ये मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड बनना है या पासपोर्ट बनना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे उसको. तो इसके अंदर अब फ़र्ज़ करें पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो आप इसके क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना पिक्चर जो है वो इसके अंदर सेव नहीं होंगी इस डेटाबेस के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे पिक्चर आपकी पड़ी हैं S3 के अंदर. तो S3 के अंदर आपकी पिक्चर पड़ी हैं और आप उसका यहाँ पे देंगे लिंक. तो जब भी मैं ये क्वेरी रन करूँगा
और इसको मैं लिंक करूँगा अपनी किसी वेबसाइट के साथ या यूज़र इंटरफेस के साथ। जब मैं अली का डाटा रिट्रीव करूँगा तो अली की पिक्चर जो मेरे आएगी वो S3 से आएगी, वो इस डेटा से नहीं, ये डेटा के अंदर लिंक होगा, क्योंकि वो स्टैटिक डाटा है। पिक्चर इज a static data, video is a static data once you have, so you cannot dump the data into any database, but this one has a flexibility to add the link where your picture is sitting in what S3, maybe in S3 or maybe another kind of file format. तो इस तरह से ये वो चीज़ें काम करती हैं behind the scene. So let's me close this. So this is all about the DynamoDB. So now the topic is Redshift. What is Redshift? Before I get into Redshift, the name of the another database which is used for the business intelligence and the data warehousing. So anyone can explain to me, when you see this picture on the right hand side, it's a warehouse. So I have this topic, and then after that I have a couple of more slides. I just want to finish this. That's why I'm taking the time, because from the next week I will be running the very small topics on which is not like that lengthy, and also I'm going to start quizzes again because we are proceeding to the end of this course. तो ये मैं चाह रहा था कि आज ख़त्म हो जाए. तो डेटा वेयर हाउसिंग, कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा वेयर हाउस के, जब आप सोचते हो व्हाट्स की पिक्चर कम इनटू योर माइंड, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज दैट्स गोइंग टू लुक लाइक वेयर हाउस. महीन, कभी वेयर हाउस देखा है? कभी वेयर हाउस में काम किया हो? सुल्तान सर जहाँ पे कोई लाइक कोई कुछ चीज़ जहाँ पे जहाँ पे क्या? सर सॉरी ओके, अनमोल बोलो बोलो. सर जहाँ पे लाइक गोदाम होता है जहाँ पे हम चीजें स्टोर की होती है हमने, गुड्स वगैरह. एग्जैक्टली. सो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. आपने डेटा को, जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसको गोदाम की जगह समझे, जेन में रखें कि उसको जगह जगह स्टोर किया होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर. इट कैन बी S3, इट कैन बी लाइक फाइल स्टोरेज सिस्टम, इट कैन बी लाइक EBS सिस्टम. लाइक यू रिमेंबर वी यूज द EBS फॉर द स्टोरेज. तो इस तरह वो जो डेटा है आपका, वो इन जगहों के ऊपर स्टोर किया होता है. अब हम उस डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट डेटा फॉर इंटेलिजेंस पर्पसेस, फॉर द बिजनेस पर्पसेस, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पसेस. तो इसका एक प्रोसेस है. लेट्स सी कि मेरी एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के ऊपर मैं कोई बिज़नेस रन कर रहा हूँ. वो बिज़नेस जो है वो मेरा डेटा कैप्चर कर रहा है, ट्रांजैक्शन डेटा आ रहा है वहाँ पे. उसको हम कहते हैं OLTP. कल मैंने बताया था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. वो ये एप्लीकेशन कैप्चर कर करके ये डंप कर रही है, उसका अपना डेटा स्टोर है. अब इस डेटा स्टोर से डेटा वेयर हाउस के अंदर, यानी कि इस रेडशिफ्ट के अंदर लाने के लिए मुझे एक टूल इस्तेमाल करना पड़ता है. उसको कहते हैं ETL. ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग. ETL is very common in the data environment. Extract का मतलब कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ से निकालो. उसको अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसको ट्रांसफॉर्म करो और फिर उसको डेटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर दो. अब एक यानी कि यूज़र है, वो चाहता है कि मैंने एनुअल रिपोर्ट देखनी है. देन डेटा has been arrived into the data warehouse. Now he can connect to the data warehouse and he can see the pictures of the graphs or the monthly, yearly report on in the BI tool, business intelligence tool has been installed on the client side. So ये intelligence tool जो है इसके साथ connect करेगा,
और वो सारा डाटा जो है वो इसको यहाँ पे उसको मैनेज करेगा, उसको देखेगा, उसकी रिपोर्ट डिज़ाइन करेगा, उस पर ग्राफ डिज़ाइन करेगा. सो ही कैन डू दैट. सो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड ETL, data warehouse, and the BI business intelligence tool in front of that. लेकिन डेटा वेयर हाउस का एक और टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली मेरा 2-3 साल हो गए हैं, ETL को उन्होंने उल्ट कर दिया. उन्होंने ETL की जगह पे ELT कर दिया. यू एक्सट्रैक्ट द डेटा, you load the data, and then you transform the data according to your requirement. पहले वहाँ क्या होता था, आप डेटा सारा उठा के ले आते थे, यहाँ पे आप डेटा सारा उठा के ले आए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लोड करते, उसका पता नहीं इस्तेमाल कितना परसेंट होना है, कितने परसेंट नहीं होना, किसको कौन सी चीज़ चाहिए. तो मैंने जो ये एफर्ट की है, ट्रांसफॉर्म भी कर दिया सारे डाटे को, उसको लोड भी कर दिया है. इस इज़ नॉट ओनली टेकिंग माई स्टोरेज बट इज़ ऑल्सो टेकिंग माई एफर्ट्स. सो इन ऑर्डर टू डील विद दिस, ना हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है. तो दे केम अप विद दिस न्यू आइडिया कॉल्ड ELT. तो एक्सट्रैक्टिंग द डेटा एंड लोड द डेटा. लोड द डेटा ऑन दी, सारा डेटा लोड नहीं करते, वो क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे 100 रैकेट उन्होंने लोड कर लिया, उसको लोड करके उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया, बजाय कि सारा डाटा को लाके पहले लोड करके फिर इसको ट्रांसफॉर्म करें. वो कहते हैं नहीं, ब्रिंग लाइक द सैम्पल डाटा, ट्रांसफॉर्म इट, एंड देन अप्लाई द लॉजिक ऑन द डाटा विच इज़ रेलिवेंट फॉर माई रिक्वायरमेंट. So then they came up with new terminology called extract, load, and transform. So this is the different, little bit reverse cycle, like from the extracting and transforming and loading. They say extract and load and then transform. So because now we are talking about the big data. So big data is a kind of so Hadoop is the solution for the big data. That's why I'm showing the picture here. So rather than क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ही चेंज होंगी. पहले तो बड़ा स्पेसिफिक जी फाइनेंस का डाटा आ गया, ट्रांजैक्शन डाटा आ गया, अब अनस्ट्रक्चर्ड और बिग डाटा है. और इस बिग डाटा को डील करने के लिए दे केम अप विद दिस ELT सॉल्यूशन. सो इन डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है कि आप जब ETL करते हो, अभी भी बहुत सारी कंपनी जो वो ETL के ऊपर ही काम कर रही हैं. जब आप ETL करते हो तो आप डेटा, सोर्स डेटा जहाँ पे एप्लीकेशन का डाटा पड़ा हुआ था वहाँ से उठाया और एक और मिडल स्टोरेज पे ले जाते हैं आप उसको कहते हैं स्टेजिंग एरिया. स्टेजिंग एरिया पे जब आप डेटा लाते हैं, देन यू अप्लाई द लॉजिक ऑन दैट, यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दैट. आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन यू गोइंग टू लोड द डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस, एंड देन you going to apply the business intelligence. This is the flow. So source data, staging, do manipulate the data, and cleanse the data. For cleansing इसमें different technology apply करते हैं. Cleansing the data like, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपका डेटा रॉ है और डेटा के अंदर कुछ एरर्स हैं, तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स बीइंग हैंडल इन दिस स्टेजिंग एरिया बिफोर लोडिंग द डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस. क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, डर्टी डेटा नहीं जाना चाहिए डेटा वेयर हाउस में, हैज़ टू बी ए क्लीन डेटा. सो दिस इज़ द एनवायरनमेंट दे हैव क्रिएटेड. सो डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर जो हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसे कल मैंने बताया था OLAP कहते हैं. OLAP के अंदर मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि होता क्या है. फॉर एग्जांपल, वी वांट टू सी द ईयरली नेट प्रॉफिट फॉर होंडा कार सेल्स इन पाकिस्तान और फॉर स्पेसिफिक प्रोविंस और सिटी. अगर मुझे ये चीज़ें देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ क्लीन डेटा. सेकंड आई नीड डेटा अबाउट ऑल द सेल्स इन विच इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली हिस्टोरिकल डेटा और इस तरह की चीज़ें. तो when I run the query like this, so that will going to give me so for that let's see कि मैं कहता हूँ total net profit, लेकिन मैंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर्स का. तो इसका क्या, सॉरी ईयरली मैंने कहा. तो इसका मतलब होगा कि मैं पिछले 5 साल का, 10 साल का कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो उसका मतलब है आई एम पुलिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. So this is the solution for the large amount of data. So let's see sum of all cars sold in Pakistan.
इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो आई कैन डू दिस. सम ऑफ कार्स सोल्ड इन लाहौर, अगर मुझे सिटी स्पेसिफिक चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई नीड अ लॉट ऑफ डेटा. So I can apply the logic and modify the data. I can do the data modeling on that. For example, I am going to design the data only for Lahore. So जब मैंने लाहौर के लिए डिज़ाइन कर लिया तो every time somebody going to use a business intelligence tool, he can see the dashboard या report on the Lahore data. And it can be, I can actually make them see the real time data as well. कि आज जितनी भी सेल हुई है they can see, मतलब मैं 12 बजे से 2 बजे के दरमियान कितनी सेल हुई, I can see that as well. So there are different way of doing this. You can have a real time analysis. ये एडवांस टॉपिक है. जब आप इसमें जाएंगे तो यू कैन हैव अ रियल टाइम एनालिसिस, समटाइम वी कॉल नियर रियल टाइम एनालिसिस, समटाइम कॉल हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस. इसमें फोरकास्टिंग भी आ जाती है, इसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी आ जाते हैं. टाइम सीरीज सेल्स डेटा फॉर लास्ट 10 years मीन पिछले 10 साल में कितनी सेल हुई है हमारी. सो आप सोचें कि जब मैं इस तरह की क्वेरी रन करूँगा तो मुझे कितना डेटा के साथ डील करना पड़ेगा. So solution for these kind of transactions, the Redshift is the solution. This is the product they are offering in the AWS environment. So Redshift is a very powerful and fast relational data warehouse in the AWS cloud. Easy to scale to petabytes of data. It is optimized for high performance analysis and reporting for very large data sets. Amazon Redshift is specifically designed for online analytic processing and business intelligence applications, which require complex queries against large databases. So these are the information you have to remember about Redshift. तो ये cheap ही है, महंगा भी नहीं है. It's only going to cost 25 cents per hour with no commitment. अगर आपने कोई इनके साथ कोई on demand actually, so you can do that. But if you want to reserve, definitely it's gonna be more cheaper than having on demand. So there's no upfront cost, and you can scale up to the petabytes or more for $1,000 per terabyte per year. So this is actually maybe going to ask you in the question in the exam कि पर टेराबाइट पर ईयर कॉस्ट इसकी कितनी होती है या कैसे ये चार्ज करते हैं, प्राइसिंग मॉडल क्या है इसका. सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग. इसका आर्किटेक्चर क्या है, तो बेसिक जो मेन स्टेप था वो आपको मैंने समझाया कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन यहाँ पे मैं जो अगली पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देखें. इसमें remember we learned about the EC2 Bastion host. The user is coming through the Bastion host, accessing the Redshift, and here we have a VPC endpoint, and then you can upload the data to the S3 bucket, and from the S3 bucket you are going to use the VPC endpoint to load the data back to the Redshift. So the whole system, this one, is on a private subnet. But the data is coming from outside through the endpoint, and also data coming through the Bastion host, which is used for administration purposes. I explained you in which lecture was that? Yeah, Bastion host lecture in VPC. So this is the environment. The concept you have to understand about this is, in this architecture, we have a Redshift cluster. In the cluster, you have one called a master node or leader node. And under that, you have a multiple node, means these are EC2 instance running, 1, 2, and 3. In this instance, when I store the data is split among these three nodes और EC2 instances. How? For example, आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जो है आपके 3 पैराग्राफ हैं. So paragraph 1 may be stored on this machine, paragraph 2 will be stored on this machine, and the paragraph 3 will be stored on this machine. Why is this? Because when I read the data,
So it's going to run the query because the leader node now everything कि ये जो मैं query जो मैं question ask कर रहा हूँ इसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा. So it's going to get the paragraph number 1 from this node, from 2 from this node, and 3 for this, and then leader node going to compile this document and going to present to the client. Understand? Yes. Yeah, great. So this is very important to understand how this we call this partition. So you partition the document, you partition the data into different slices. See the slice here in the different slices, and when you retrieve the data, the master node actually sent the request to all this node because he's so intelligent. He know where he has stored the data. So data will retrieve from these nodes, and then finally is going to present the data to the client. So this is the architecture of the Redshift. We call it cluster architecture. So this is the number of nodes under one leader is called cluster. So this is the flow actually. Say the database actually going to ask the leader node going to run the parallel execution from these 3 nodes, and then response going to back to the leader node, and the leader node going to present the data to the application. So this is another topic. It's very interesting. So far we have seen the data storage in the row and column. The columnar database, this is very popular right now. So what is happening? पहले ये होता था कि मेमोरी जो है वो बहुत महंगी, जो कंप्यूटर मेमोरी थी वो बहुत महंगी होती थी. तो उसमें क्या होता था कि आपको it's a kind of affordability. तो data was stored on the hard disk. फिर hard disk से SSD के ऊपर बात चली गई. लेकिन अब जो memory है वो इतनी यानी कि expensive नहीं है. So now the lot of company they are using the memory for actually storing the data. The data is physically stored in the memory rather than storing on the hard disk and other kind of magnetic disk. So the way they store the data is called, if I say ID, name, city, and country, the data is read by line from left to right. So all these line going to be read. This is how the data is going to read the data. If I divided this data into the column, rather than reading in line by line, if I start reading stuff from top to bottom from each column, so this is called column store, because the data is stored in the column in such a way, so it's going to reduce the reading computation and processing. Also, it's going to make it faster. So for example, if I want to now the ID number 110, so then it has to read 110 lines. But here, when I say go to 110, it's going to read from the column. Just like this. So you say row 1, USA alpha 3000 sale, US this, and Japan this, right? UK this, right? So this is one row has these kind of 1, 2, 3 kind of different type of data. It has numbers, it has alphanumeric, right? Sorry, numerical data, non-numerical, character, strings. So here I see all the same kind of data. It's like all the countries name here, all the products name here, and all the stores are here. So when I going to read the data, I'm say I want to know the sale of the US, right? And going to select the country US is going to hit directly to the US, and beside US they're going to go for the whatever US is linked to, going to read the data from the product side, and then they're going to give me a sale in the USA. So this is the way of storing the data in the columnar format. This is getting very popular, and I got my certification in a columnar database in 2011. It is SAP. They introduced this technology first, and now a lot of other companies they are doing the same thing. The reason behind is this. आप लोगों के पास 5G आ रहा है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, you are checking your bank account, your balances and all those kind of things. But the behind the scene, if we are still data is stored on the magnetic and SSD,
So it doesn't matter what kind of connection you have, you are not going to see the performance. So that's why they in the back end they came up with this idea. So rather than, because every device is running on the fast bandwidth, and they have a memory and they have a high processing power, but the actual source is not actually on the Slim platform. So this is the introduction. They started in 2010, and then they start storing the data in the Colmar format in the memory. Very important to understand. And then compression is how you can to reduce the size of your file, so you can compress the data. The reason you can compress the data, because see, in this column you have all character data, and here you have all numbers data. So when you crush this one, you squeeze this number, it's going to use all the US value. It's going to tell you there are 2 US values in this column. There's like how many alpha values in this column. So you can actually compress the data more effectively comparatively compressing in the raw format. So this is another showing, this is uncompressed data. When you compress the data, because every column has a unique data and a similar data, so it's going to compression work more on these kind of things. See, the space is empty, so you will have a more storage capacity. So parallel processing, as I mentioned earlier, so if you have one processor, it takes 5 minutes. So when you have different nodes, you have a master node, and then the different nodes, they are actually retrieving the data from different sectors. It's every process taking 1 minute of this time, and you are getting the faster processing time. You will get the information faster comparatively having a one processor or one machine. So backup is that you can do the backup, and you can retention period is by default is 35 days. 35 दिन तक आप इसको retain कर सकते हैं. Then you have to move your data to the S3 environment, and then you can also take a snapshot. So pricing, this is for your reading. So encryption also available for this. You can have SSL and you can have AES encryption. These are the different logic algorithm that's called AES and HSM, hardware security module. This is the way of encrypting the data. This is for your reading. This is again for the different flavor of databases, what they do and what they're used for. So this is software as a services. This is also software as a services. And DynamoDB is, I just showed you demo on that. It's NoSQL data. So maintenance window, by default they have a maintenance window because this is a fully managed platform. So they're saying for 30 minutes per week. हर वीक के अंदर 30 मिनट्स के लिए इसको डाउन करते हैं मेंटेनेंस के लिए, और 30 मिनट्स पर वीक, नो इफेक्ट. इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि दे आर फुली मैनेज्ड. इलास्टिक कैश, आई थिंक यू ऑलरेडी नाउ अबाउट इलास्टिक कैशेस. जैसे हमने कैशे पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम थिंग. So for these purposes they have a separate solution. If you are playing the games or you are having a session stores, these kind of data, they actually provide you Elastic Cache. Elastic Cache you can add to any database where you have more frequently asked questions, more frequently queries. So you can use Elastic Cache for that purposes. So it's a fully managed. You don't have to do, you can just go there and sign up for the Elastic Cache, and you can hook up with your DynamoDB, your RDS or any database. So what that's going to do, that's going to reduce the load of your queries on the major databases, and you will be getting answered by the cache rather than going back and forth to the database. So we have learned about the cache, that same thing, but this is like a bigger picture of that.
So there's a use case you have blazing fast because this is everything is memory. This elastic cache is 100% memory, no mechanical device there, so you will getting the fastest response. So on the right hand side you see the use cases, real time transactions, chat, ये जो आप चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, BI एनालिटिक्स, सेशन स्टोर, गेमिंग, lead board and cache. So these kind of information, these kind of use cases, they are using this elastic cache. So there's two kind of caching engine. One is called Memcache, another is called Redis. These are the name of the product they use for the caching purposes. As a solution architect, you have to remember what cache is, and what is AWS offering. They are offering only two, and one is Memcache and the second is Redis. So that's it. This is the table for your reading. What's the difference between Memcache and Redis? And then we have a database services. What are these services and what is their use for? That's it. This is not for you. This is I was creating the Alibaba. So that's all for the database, because these were the huge topic, VPC and the database. I wanted to get it done this week. From next week I will be starting the quizzes again, and also I'm gonna touch like whatever जो भी अभी बच गए हैं 2-3 टॉपिक, वो छोटे छोटे हैं तो उनको करेंगे और साथ साथ क्विजेज करेंगे. सो यू कैन गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स. उसके बाद अगर आप 1 वीक और 2 वीक आपने टाइम लगाना है अपनी तैयारी करने में, so there should be enough to pass the exam. Any question? मुझे लग रहा है आप भी थक गए होगे सारे. नो सर, नो क्वेश्चन. नहीं थके आप तो नहीं थके सर? मैं बीच में थक गया था. फिर मैंने हमारी तो जवान सर, हमें कहाँ थकावट. मैंने नोट किया कि पहले अब मैं जब बोलता हूँ ना, मेरे बोलने से मेरा ब्रेन थक जाता है. तो मैंने अभी जब बीच में 4 मिनट की ब्रेक ली थी, देन आई हैड अ चॉकलेट. वो उसने मेरी एनर्जी बूस्ट की है. आपने देखा होगा कि ब्रेक के बाद मेरी आवाज़ कुछ ठीक हो गई थी. तो हाँ सर. तो ये है. लेकिन आई एम डूइंग रियली गुड. आई एम फीलिंग गुड, वेरी पॉजिटिव. और इंशाल्लाह आई हैव सेट द डेट फॉर यू विच इज़ गोइंग टू बी, व्हाट इज़ दैट, 24th. इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म कर देंगे. नहीं, तो 30th को. सो वी हैव 2 वीक्स लेफ्ट. जी, इस महीने की 30th को. बस अभी सारा ख़त्म हो गया. अभी पर छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, वो मैं एक दिन में मैंने इसलिए रखे थे कि अब जो आगे क्विज़ेस रन करेंगे हम, और क्विज़ेस के साथ मैं साथ साथ उनको भी टॉपिक को भी टच करता रहूँगा. तो इंशाल्लाह ताला 4 या 5 टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं. तो मेरा शुरू से मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ. जो डिपेंडेंसी थी ना आपकी, अगर मैं अभी अगर नेक्स्ट टॉपिक है, इसको कहते हैं कनीसिस, तो मैं कनीसिस आपको पढ़ाना शुरू कर देता तो आपको सर से गुजर जाना था, क्योंकि वो सारा अबाउट डेटाबेस है. तो अगर डेटाबेस की आपको समझ नहीं है तो डेटाबेस स्ट्रीमिंग का कैसे पता चलेगा. इसलिए मैंने डिपेंडेंसी देखी थी कि कौन सा मुझे पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है. तो अब जब कनीसिस पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी. इसके बाद एक और है ऑटोमेशन का. ओके सर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.